हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर सेकंड एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर पेपर के उन प्रश्नों की जो दोस्तों कई बार रिपीट हुए हैं और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है उन प्रश्नों की आज बात करेंगे। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टीक्यूएम की संकल्पना प्रारंभ हुई कब? यानी दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। पहला ऑप्शन दोस्तों 1981, दूसरा ऑप्शन 1980, तीसरा ऑप्शन 1983, चौथा ऑप्शन 1982। तो दोस्तों संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की जो संकल्पना प्रारंभ हुई थी वो दोस्तों 1983 में प्रारंभ हुई थी। कब? 1983 में। अब ये संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है क्या? तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, चाहे कोई संगठन हो या कोई विभाग हो, हर स्तर पर हर व्यक्ति को शामिल करने की एक योजना है या एक तरीका है दोस्तों। और ये दोस्तों जो सबसे पहले जो प्रारंभ हुई थी, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका में 1970 के अंत और 80 के बीच में। मीन्स 1970 के अंत में और 80 के शुरुआत में अमेरिका और इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। ये कौन सी? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। इसका अर्थ है दोस्तों, मैंने बताया कि ये कोई भी संगठन हो, कोई विभाग हो, हर जगह हर व्यक्ति को शामिल करने की एक योजना है या एक तरीका है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्थानों पर रह रहे लोगों में आईसीटी के माध्यम से दृश्य, यानी दोस्तों इसको चाक्षुष भी बोलते हैं, या इसकी इंग्लिश दोस्तों अभी दोस्तों इसमें होगी, ऊपर पढ़ लेते हैं। विजुअल है, जैसे इसकी इंग्लिश होती है विजुअल एवं श्रव्य अंतःक्रिया संप्रेषण को जाना जाता है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। विभिन्न स्थानों पर रह रहे लोगों में आईसीटी के माध्यम से दृश्य एवं श्रव्य, दृश्य का मतलब देखना, श्रव्य का मतलब सुनना, अंतःक्रिया संप्रेषण मतलब आंतरिक क्रिया जो हो रही, संप्रेषण का मतलब दोस्तों बातचीत या संचार या मैसेज का आदान प्रदान, मतलब दोस्तों को जाना जाता है किसके रूप में? पहला है दोस्तों ईमेल के रूप में, दूसरा है ब्लॉगिंग के रूप में, तीसरा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में, चौथा ऑप्शन है चैटिंग के रूप में। तो इसका जो ऑप्शन, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में। ईमेल तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसमें संप्रेषण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दृश्य श्रव्य की बात की जा रही, तो इसमें हम लोग देखते हैं, लेकिन ईमेल में ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ब्लॉगिंग में भी नहीं दोस्तों, चैटिंग में भी नहीं। जो तीसरा ऑप्शन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग में के रूप में। अब ये होता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसके माध्यम से दो या दो इससे अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो, मतलब ऑडियो का मतलब सुनना, वीडियो का मतलब दोनों, उसमें देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं दोस्तों इसमें। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। इस मतलब इसमें दो स्थान से, अलग अलग स्थानों से कई लोग जुड़ सकते हैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार उच्च शिक्षा में अध्यापकों के निम्न निष्पादन, ये दोस्तों वर्ड जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऐसे वर्ड होते हैं नहीं ध्यान देने पर गलत आंसर टिक हो जाता है। निम्न निष्पादन यानी पुअर परफॉर्मेंस को संज्ञान में लेना चाहिए। फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार उच्च शिक्षा में अध्यापकों के निम्न निष्पादन यानी पुअर परफॉर्मेंस को संज्ञान में लेना चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों, अगली वेतन वृद्धि रोक कर, मतलब जो ये पुअर परफॉर्मेंस है इसको हम कैसे संज्ञान में लें? इनका वेतन रोक कर, दूसरा है औपचारिक कदम उठाकर, तीसरा है अध्यापकों को हटाकर, चौथा है एक जांच समिति गठित कर। तो दोस्तों अगली वेतन वृद्धि रोक कर, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, गलत है। होता है, वेतन रोका जाता है, लेकिन यहाँ पर ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन अध्यापकों को हटाकर, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ऑप्शन है दोस्तों। अध्यापकों को हटाया जाएगा तो ऐसे तो पूरा स्टाफ ही खाली हो जाएगा दोस्तों। एक जांच समिति गठित कर, ये भी नहीं दोस्तों। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा
उपचारिक कदम उठाकर, उस समय जो सिचुएशन बन रही उसके अनुसार हमें उपचारिक कदम उठाकर ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेना है दोस्तों कि जो पुअर परफॉर्मेंस है दोस्तों, यानी निम्न निष्पादन जो है, इसको कैसे दूर किया जाए। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। यदि कोई बालक ऑब्लिक बालिका सही दृष्टि क्षमता यानी देखने की क्षमता जो होती है एवं शारीरिक गठन होने के बावजूद भी दीवार घड़ी से समय बताने में बार बार कठिनाई का अनुभव करता है या करती है, तो वह प्रदर्शित करता है कि वह बालक, मतलब दोस्तों क्वेश्चन ये है, मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूँ आपको कि कोई छात्र या छात्रा है, उसका मतलब उसकी यह जो आँख की क्षमता यानी दृष्टि क्षमता है और शारीरिक गठन जो है, मतलब शारीरिक बनावट जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो घड़ी से समय बताने में कठिनाई महसूस कर रही है, अनुभव कर रहा। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा? पहला ऑप्शन है वाक पठन विकार, डिसलेक्सी। दूसरा ऑप्शन दोस्तों मंदबुद्धि है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों डिस्ग्राफिक है। चौथा ऑप्शन डिस्प्रैक्सिक है। यहाँ पर दोस्तों डिसलेक्सिया बोला जाता है इसे, मतलब पढ़ने लिखने में दिक्कत जिसको होती है तो उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। और डिस्ग्राफिया लिखने से विशेष तौर से संबंधित होती है, किससे? लिखने से। और मंदबुद्धि तो जानते हैं दोस्तों, ये मस्तिष्क से संबंधित दिक्कत है। और ये दोस्तों डिस्प्रैक्सिक जो है यानी चौथा है, ये भी दिमाग से जुड़ी एक संबंधित बीमारी या विकार या कमी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों घड़ी की जो टाइमिंग है वो देखने में कठिनाई अनुभव करता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा डिसलेक्सिया, यानी उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आँख की क्षमता भी सही है, स्वस्थ भी है शरीर से, लेकिन जब उसे पढ़ना ही नहीं आता, अक्षर ही नहीं पहचानता, तो इसमें शरीर या आँख का कोई दोष नहीं, उसे डिसलेक्सिया यानी पढ़ने की समस्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों गुणवत्ता आश्वासन है, क्वालिटी असुरेंस। तो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों प्रक्रिया उन्मुख यानी प्रोसेस ओरिएंटेड। फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों उत्पाद उन्मुख यानी प्रोडक्ट ओरिएंटेड एवं उत्पादों में गुणवत्ता परक मुद्दों की पहचान करना। ये दोस्तों गुणवत्ता परक जो है ये निगेटिव शब्द है, यानी इसमें कोई जैसे उत्पाद इसमें कोई कमी है तो उसकी पहचान करना है आपको। फिर तीसरा ऑप्शन है नीड ओरिएंटेड आवश्यकता उन्मुख। चौथा ऑप्शन दोस्तों प्रक्रिया उन्मुख एवं गुणवत्ता परक मुद्दों को रोकना। तो हमारा यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि गुणवत्ता आश्वासन का मतलब क्या है? प्रक्रिया उन्मुख एवं गुणवत्ता परक। मैंने बताया दोस्तों गुणवत्ता परक का मतलब है कोई चीज़ कमी है उसे आपको दूर करना है, रोकना है, मुद्दों को रोकना। तो गुणवत्ता आश्वासन में क्या हो जाएगा? इसका जो मेन दोस्तों अर्थ हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई सामान ले रहे हैं आप या कोई कोई भी सामान दुकान से बाजार से कहीं से ले रहे हैं, तो उसमें जो कमी है उसको आपको देखना, पहचानना है व उसे दूर करना है, उसे रोकना है, समस्या से बचना है। तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पष्टता पूरी तरह से दिख रही, प्रक्रिया उन्मुख एवं गुणवत्ता परक मुद्दों को रोकना है इसे। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन दोस्तों जो अभी तक क्वेश्चन हो रहे थे दोस्तों ये जून 2023 के थे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये कई साल आया हुआ है, मतलब कई बार पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे पूरे जो अभी तक हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन कई बार मिला होगा दोस्तों। तो जिसने नहीं लगाया कोई बात नहीं, ये देख लें, इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है इसलिए मैंने अलग से लिया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दो चरों x और y में सार्थक धनात्मक सहसंबंध है, इसका अर्थ है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सहसंबंध दो चरों x और y में सार्थक धनात्मक सहसंबंध है, इसका अर्थ क्या है? सहसंबंध क्या होता है दोस्तों? जब एक चर के बढ़ने पर दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है। मान लीजिए एक चर आगे प्लस हुआ, मान लीजिए प्लस हुआ, धनात्मक हुआ, जैसे 1 था 2 हो गया, तो दूसरे चर में भी परिवर्तन हो, मतलब दूसरा जैसे 2 था तो 3 हो जाए, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धनात्मक सहसंबंध। और ये कितने प्रकार का होता है? 3।
सहसंबंध कितने प्रकार का होता है? 3, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो यहाँ पर धनात्मक सहसंबंध की बात की जा रही, तो अब हमें वही ऑप्शन ढूंढ लेना है जिसमें पॉजिटिव या प्लस होने की बात की जा रही है। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है। पहला ऑप्शन है एक्स कॉमा वाई में परिवर्तन लाता है, मतलब एक्स वाई में परिवर्तन लाता है। फिर दूसरा ऑप्शन है वाई एक्स में परिवर्तन लाता है। फिर तीसरा ऑप्शन है एक्स तथा वाई विपरीत दिशाओं में एक साथ परिवर्तित होते हैं। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों, विपरीत दिशाओं में नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है एक्स तथा वाई एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही। अब क्यों हो गया दोस्तों ये सही? क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है एक्स तथा वाई एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं। मैंने कहा दोस्तों जैसे एक्स 1 था वो हो गया 2, धनात्मक हुआ। वाई 2 था वो हो गया 3। अब एक ही दिशा में हुए ना कि दोनों दोस्तों प्लस हो रहे हैं, तो एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सत्य की कसौटी संबद्धता जो है। अब दोस्तों जो इसमें वर्ड आया है सत्य की कसौटी, सत्य, अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये कौन सा बात करता है, कि अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, प्रकृतिवाद। तो सत्य की कसौटी, आदर्शवाद की लाइन क्या है, कोटेशन क्या है, नारा क्या है दोस्तों? सत्यम शिवम सुंदरम की बात किसमें की गई है? आदर्शवाद में। ये आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए दोस्तों। तो इसमें बिना कुछ सोचे समझे दूसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि भैया सत्य की कसौटी संबद्धता जो है, तो इसमें आदर्शवाद में बात की गई है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन इतने ही थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। 3 जनवरी को पेपर लगा हुआ है, एजुकेशन का सेकंड शिफ्ट में है, तो दोस्तों प्रिपरेशन अच्छे से करिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सभी। थैंक यू।